किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। 2014-15 विपणन वर्ष मार्च अप्रैल की अवधि में अब तक गेहूं की खरीद 10% बढ़कर 27.6 मिलियन टन रही। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में ज्यादा खरीद होने के कारण ये इजाफा हुआ है। ताजा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अनाज बाजारों में गेहूं की कुल आवक 34 मिलियन टन रही। इसमें से 27.6 मिलियन टन भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की एजेंसियों ने खरीदा है। शेष 6.4 मिलियन टन निजी कारोबारियों और फ्लोर मिल्स ने खरीदा है। कैबिनेट ने कृषि विविधीकरण परियोजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी यूपी डॉस्प की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के बाद राज्य में कृषि विविधीकरण संबंधी सभी काम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन के जरिए किए जाएंगे। प्रदेश के किसानों को परंपरागत खेती के अलावा अन्य वस्तुओं की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विविधीकरण योजना चल रही है। इस योजना के तहत होने वाले कामों के अलग अलग विभागों से संबंधित होने के कारण अक्सर कठिनाई होती थी। प्रदेश के कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को खाद की कमी नहीं होनी चाहिए, साथ ही खाद निर्धारित मूल्य से ज्यादा में भी नहीं बिकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन न होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्होंने प्रमुख सचिव को निर्देश दिए कि कोई भी उर्वरक कंपनी खाद के साथ कोई अन्य सामग्री किसानों को लेने के लिए मजबूर न करे। मनरेगा योजना से गांवों की सरकारी जमीनों पर नर्सरी भी लगाई जा सकेगी। इसमें छायादार, फलदार और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इनके रखरखाव और सिंचाई के पूरे इंतजाम होंगे। नर्सरी के पौधों की बिक्री से जो पैसा मिलेगा उसे गांव के विकास कार्य में खर्च किया जाएगा। नर्सरी के पौधों से गांव में वृक्षारोपण भी किया जाएगा। देश में प्याज के दामों में ज्यादा तेजी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि देश के पास रबी सीजन का करीब 40 लाख टन प्याज का स्टॉक गोदामों में रखा है। ये जानकारी NHRDF के एक उच्च अधिकारी ने दी है। नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी NHRDF एक सोसाइटी है जो बागवानी फसलों, विशेषकर प्याज की गुणवत्ता सुधारने के लिए किसानों, निर्यातकों एवं अन्य संबद्ध पक्षों को दिशा देती है। और अब बात करते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार साप्ताहिक मौसम पर आधारित इस हफ्ते की कृषि संबंधी सलाह। पौधशाला में बुआई से पूर्व बीजोपचार के लिए 5.0 किलोग्राम बीज के लिए बावस्टिन 10 से 12 ग्राम और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी के हिसाब से व्यवस्था करें। जिन किसान भाइयों की धान की पौधशाला लग गई हो, वे ब्लास्ट तथा भूरा धब्बा रोग के लिए पौधशाला की निगरानी करते रहें तथा लक्षण पाए जाने पर कार्बेंडाजिम 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी घोलकर छिड़काव करें। धान की पौधशाला में यदि पौधों का रंग पीला पड़ रहा है तो इसमें लौह तत्व की कमी हो सकती है। पौधों की ऊपरी पत्तियां यदि पीली और नीचे की हरी हो तो यह लौह तत्व की कमी दर्शाता है। इसके लिए 0.5% फेरस सल्फेट और 0.25% चूने के घोल का छिड़काव करें। यह समय अगेती, फूल गोभी और बैंगन की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। अतः किसान भाई यह प्रयास करें कि वे कीट अवरोधी नायलॉन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचा सकें। पौधशाला को तेज धूप से बचाने के लिए 40% छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। अरहर की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। किसान भाइयों को यह सलाह है कि वे बीजों को बोने से पहले अरहर के लिए उपयुक्त राइजोबियम तथा फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जीवाणुओं, फफूंद के टीकों या PSB से अवश्य उपचार कर लें। इस उपचार से फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। अरहर की बुआई के लिए पूसा 2001, पूसा 992, पारस तथा मानक उपयुक्त किस्में हैं। इस मौसम में किसान अपनी मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित स्रोत से करवाएं और जहां संभव हो अपने खेत को समतल करवाएं। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। उसके उपरांत इमिडाक्लोप्रिड को 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बेबी कॉर्न की किस्म HM4 तथा स्वीट कॉर्न की बुआई के लिए यह समय उत्तम है। फलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों की खुदाई कर उनको खुला छोड़ दें ताकि हानिकारक कीटों, रोगाणु तथा खरपतवार के बीज आदि नष्ट हो जाएं।
किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। धान लखनऊ मंडी में 1350 रुपये, सीतापुर में 1310 रुपये, लालगंज में 1315 रुपये और शाहजहांपुर में 1340 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल लखनऊ मंडी में 2115 रुपये, सीतापुर में 2045 रुपये, लालगंज में 1975 रुपये और शाहजहांपुर में 2040 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं लखनऊ मंडी में 1430 रुपये, सीतापुर में 1413 रुपये, लालगंज में 1400 रुपये और शाहजहांपुर में 1401 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों का भाव लखनऊ मंडी में 3325 रुपये, सीतापुर में 3280 रुपये, लालगंज में 3100 रुपये और शाहजहांपुर में 3200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। सब्जियों में आलू लखनऊ मंडी में 1480 रुपये, सीतापुर में 1412 रुपये, लालगंज में 1350 रुपये और शाहजहांपुर में 1425 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर लखनऊ मंडी में 600 रुपये, सीतापुर में 520 रुपये, लालगंज में 650 रुपये और शाहजहांपुर में 610 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज लखनऊ मंडी में 1310 रुपये, सीतापुर में 1400 रुपये, लालगंज में 1275 रुपये और शाहजहांपुर में 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। दलहनी फसलों में अरहर लखनऊ मंडी में 4900 रुपये, सीतापुर में 4975 रुपये, लालगंज में 4815 रुपये और शाहजहांपुर में 5025 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रही। मसूर लखनऊ मंडी में 4930 रुपये, सीतापुर में 4885 रुपये, लालगंज में 4850 रुपये और शाहजहांपुर में 4750 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। उड़द लखनऊ मंडी में 5000 रुपये, सीतापुर में 4950 रुपये, लालगंज में 4980 रुपये और शाहजहांपुर में 4965 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रही। चना लखनऊ मंडी में 3450 रुपये, सीतापुर में 3190 रुपये, लालगंज में 3350 रुपये और शाहजहांपुर में 2825 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ लखनऊ मंडी में 3100 रुपये, सीतापुर में 2980 रुपये, लालगंज में 2975 रुपये और शाहजहांपुर में 2935 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी
आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। कृषि समाचार के बाद कृषि दर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, अपने इस कार्यक्रम के दौरान हम कोई समसामयिक विषय लेते हैं और उस विषय से संबंधित आपकी जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का समाधान अपने एक विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। तो आज के हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है कृषि में सामयिक कार्य, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहनों भाइयों, इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से जानकारी प्राप्त करें, हम आपको बता दें कि हमारी सभी फोन लाइनें खुल चुकी हैं और आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमारे फोन नंबर नोट करें। हमारे फोन नंबर है 0522 22 88 698, 0522 22 05 756। एक टोल फ्री नंबर भी है 1800 180 5233। बहनों भाइयों, जब भी आप हमें फ़ोन करें तो अपने टीवी सेट की आवाज़ जरूर धीमी कर लें या बंद कर लें, ताकि आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच सके। तो आइए रुख करते हैं अपने विषय की ओर, कृषि में सामयिक कार्य। डॉक्टर साहब, जैसे कि इस समय हमारी जो खरीफ की फसलें हैं उनका समय चल रहा है। जी। और खरीफ की मुख्य फसल है धान। तो शुरुआत हम धान से ही करते हैं। तो धान में इस समय हमें किस तरह के सामयिक कार्य करने हैं? देखिए किसान भाइयों, हमारी जो धान की फसल है वो खरीफ की मुख्य फसल कही जाती है। और ये जो हमारा समय चल रहा है, करीब करीब हमारे काफ़ी किसान जो है नर्सरी डाल चुके होंगे, उनकी नर्सरी खेत में तैयार हो रही है और कुछ दिनों में ट्रांसप्लांटिंग करने की अवस्था आ जाएगी। हमारे कुछ ऐसे भी किसान भाई हैं जो अभी तक नर्सरी नहीं लगा पाए हैं। अगर नहीं लगा पाए तो ध्यान कर लें किसान भाई कि अब आपकी नर्सरी विलम्ब हो रही है, आप जल्द से जल्द अपनी नर्सरी डाल लें। और नर्सरी डालने के बाद उसकी करीब जब 30 से 35 दिन की पौध हो जाए तो उसकी रोपाई करें। अगर आप विलम्ब कर देंगे किसान भाई तो इधर विलम्ब करने से फिर हमारी जो रोपाई का समय होगा वो विलम्ब होगा और फिर अंत में जाके जो हमारी रबी की फसल है वो विलम्ब हो जाती है जी। तो हमारा दोनों उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए किसान भाई आप बिल्कुल समय से बिजाई करके रोपाई करें। जी। ध्यान रखें कि धान की जो हमारी फसल है वो विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार प्रजातियों का वैज्ञानिकों द्वारा चयन किया जाता है। तो जैसे हमारे कुछ किसान भाई हैं जिनके पास पानी की सुविधा नहीं है, कम पानी की सुविधा है, वो चाहते हैं कि हमारा धान, हम ऐसा धान लें जो जल्दी पक जाए। तो किसान भाई इसके लिए जल्दी पकने वाले जो धान की प्रजातियां हैं जो 110 दिन के आसपास पक जाती हैं, जिसमें नरेंद्र 97 है, शुष्क सम्राट है, नरेंद्र लालमती, ये किसान भाई धान जो है आप इसका चयन कर सकते हैं जल्दी पकने के लिए। कुछ हमारी प्रजातियां हैं जो मध्यम अवधि में पकती हैं, जो करीब 130 दिन के आसपास समय लेती है, जिसमें नरेंद्र 359 है, नरेंद्र 2026 है, नरेंद्र 2064 है। ये प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो बासमती की खेती करना चाहते हैं, खुशबूदार वाले धान लेना चाहते हैं किसान भाई, तो उसके लिए मालवी सुगंध प्रजाति अच्छी है, बासमती 370 है। इस तरह बासमती की भारतीय IRI नई दिल्ली की कुछ प्रजातियां हैं, उनका भी आप चयन कर सकते हैं। इसके बाद बचता है कुछ हमारा क्षेत्र ऐसा है प्रदेश में जो ऊसर से ग्रसित है। जी। तो ऊसर के लिए क्या डॉक्टर साहब अलग प्रजातियां? हाँ, ध्यान रखें किसान भाई कि आप इन प्रजातियों का चयन ऊसरीली क्षेत्र में ना करें। जहां आपका आंशिक रूप से जमीन सुधर चुकी है वहां आप इन ऊसर के प्रति सहनशील प्रजातियों का आप चयन करें, जिनका उत्पादन भी अच्छा है ऊसर में, और जो हमारा मिट्टी का जो pH है,
जो पीएच मान अधिक होता है ऊसर जमीन में उसको भी कम करता है। तो इसके लिए किसान भाई ऊसर धान एक है जो ऊसर के लिए प्रति सहनशील प्रजाति है, CSR 30 है, CSR 36 है, CSR 10 है। ये करनाल की निकाली हुई प्रजातियां हैं, आप इनका चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा कुछ और बेल्ट आता है, तराई बेल्ट, जहाँ बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाता है, जहाँ जल भराव का क्षेत्र रहता है, वहाँ किसान भाई आप जल में जो जल में मग्न रहने वाली जो प्रजातियां जो उसमें भी चल सकती हैं, आप उनका चयन करें, जिसमें MTQ 7029 है, 7029 किसान भाई आप इसका कर सकते हैं। जल प्रिया है, जल लहरी है, इन प्रजातियों का आप चयन कर सकते हैं। मतलब पहले ये देखना है कि हम किस क्षेत्र में किस क्षेत्र के लिए और उसके लिए संस्तुत प्रजातियां कौन सी हैं, इनका आप चयन करें। जैसे प्रजातियों का हमने चयन कर लिया, अब बात आती है बीज दर की। तो सही बीज दर क्या होनी चाहिए, किस तरह से होनी? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए किसान भाई, हमने जैसे आपको प्रजातियां बताई वैसे ही बीज दर भी है। जैसे आपका महीन प्रजाति है तो उसके लिए आप 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से करें। आप मध्यम प्रजाति है जो मध्यम पकने वाली है, थोड़ा सा महीन और मोटे के बीच में है, तो आप उसका 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। और जो आपका मोटा धान है वो आप 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से आप प्रयोग कर सकते हैं जी। ये किसान भाई रोपाई के लिए है। जब आप बेड़ डालेंगे, बीज डालेंगे उसके लिए नर्सरी के लिए, तो आप जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर की नर्सरी डाल रहे हैं तो वो हमारा 15 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई करता है। अच्छा, अगर 1 हेक्टेयर में अगर हम नर्सरी डालते हैं तो हमारा 15 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई करता है। तो आप इसको कैलकुलेट करिए कि हमने जो बताया वो 40 किलो प्रति हेक्टेयर रोपाई का है, रोपाई के लिए किसान भाई। तो ये ध्यान रखें किसान भाई। दूसरा, जब आप नर्सरी डालें तो जो उर्वरक प्रबंधन की बात होती है, बार बार कहा जा रहा है कि आप मिट्टी की जांच अपनी कराएं। मिट्टी की जांच करने के बाद बहुत अच्छा समय था कि रबी की कटाई के बाद आपके पास पूरा समय मिला था, आपने मिट्टी की जांच करा ली होगी। जो उसमें संस्तुत उर्वरक बताया जाए आप उसी के अनुसार प्रयोग करें किसान भाई। नर्सरी में 100 किलोग्राम नत्रजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका प्रयोग करें। नर्सरी में ही किसान भाई। भिगोने से पहले आप बीज को क्या करें कि 25 किलोग्राम बीज को 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के रेट से बीज शोधित करना, बीज को आप शोधित कर लें और शोधित करके उसको रात भर के लिए भिगो दें। भिगोने के बाद फिर उसको आप नर्सरी में डालें। जब आपकी नर्सरी में पड़ गया 10 दिन करीब बीत जाए किसान भाई, तो आप उसमें एक ट्राइकोडर्मा का छिड़काव कर दें। ये क्यों करेंगे डॉक्टर साहब? कि फफूंद से बचने के लिए। जो हमारे फंजीसाइड है, जो भी अगर जड़ में लगता है या पौधे में कोई लगता है, चूंकि तापमान बहुत ज़्यादा रहता है तो पानी भी हमारा कभी कभी गर्म हो जाता है। तो एक तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किसान करे फफूंदी नाशक के लिए इसका प्रयोग करें। दूसरा ध्यान रखें कि जब हमारा पानी गर्म हो जाए धान में, चूंकि अंकुरित हो रहा है धान, बहुत नाजुक होता है, तो उसमें फिर आप अगर पानी गर्म है तो उस पानी को बाहर निकाल के पुनः आप कर दें। इसके अतिरिक्त किसान भाई, जब 10 से 15 दिन की आपकी नर्सरी हो जाए तो एक सुरक्षात्मक छिड़काव जो है रोग से बचने के लिए, खैरा रोग का प्रकोप ज्यादा आता है जिसमें ऊपर से आप देखें तो पत्तियां जो है सूखने लगती हैं। तो ये क्या नर्सरी के समय आता है? हाँ, नर्सरी में भी आता है। अच्छा। और ये जो हम रोपाई कर देते हैं, तो अगर हमने बेसल में रोपाई से के समय हमने अगर जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं कर पाते 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो उसमें भी आता है रोपाई में। तो उसमें किसान भाई आप एक सुरक्षात्मक छिड़काव जो है करीब 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 16 से 17 किलोग्राम आप यूरिया ले लें प्रति हेक्टेयर के दर से, और उसका एक स्प्रे कर दें सुरक्षा। इससे मतलब कि जो भी हमारे रोग व्याधि आने वाली है या जिंक की कमी के कारण जो है, या झोंका रोग है, तो उसके लिए फेरस सल्फेट का आप कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। तो ये आप कर दें। इसके बाद बात आती है रोपाई की। हाँ, रोपाई किस तरह से? तो जब हमारी किसान भाई 30 से 35 दिन की फसल हो जाए, ध्यान रखें जब 30 से 35 दिन की फसल हमारी हो जाए तब इसकी रोपाई करें। रोपाई करने के लिए ध्यान रखें आप किसान भाई कि 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें पौधे से पौधे की। और दूसरी चीज कि एक स्थान पर आप कम से कम 2 से 3 पौधे आप एक स्थान पर लगाएं। ये ध्यान रखें किसान भाई। अगर आपका उसरीला क्षेत्र है तो कम से कम 3 पौधे। अधिकतर मैं देखता हूं कि किसान एक पौधा लगाते हैं, तो वो उससे हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। ये ध्यान रखें कि आप 2 से 3 पौधे एक जगह पे लगाएं जी। इसके बाद ये तो रोपाई की बात हो गई। साथ ही साथ किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूंगा कि 2 तकनीक और है, जो एक सीधी बुआई की बात करते हैं धान में, और एक SRI पद्धति, श्री पद्धति जिसको कहते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की बात होती है।
तो डायरेक्ट सीडेड में किसान भाई दो तरह से करते हैं। एक तो सीधी बुआई होती है जो कि पलेवा करके और किसान भाई सीधी बुआई करता है, जी कर सकता है। दूसरा एक पैडी ड्रम सीडर यंत्र है। जी जी। पैडी ड्रम सीडर के द्वारा आप लाइन से बुआई कर सकते हैं किसान भाई। हमारा बीज को भिगो देते हैं और भिगोने के बाद जब अंकुरित हो जाता है तो उसको पैडी ड्रम सीडर के द्वारा उसकी बिजाई करते हैं। जो लाइन के द्वारा बिजाई होती है तो उससे ये फायदा है हमारे किसान भाइयों को कि एक तो जो खरपतवार जो निकलता है तो लाइन से होने के कारण वो खरपतवार की निराई गुड़ाई हो जाती है। श्री पद्धति जो है, जहाँ हमारे किसान भाई पानी की कमी है, जहाँ मतलब रसायन का प्रयोग कम करें, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती है कि जहाँ जैविक गोबर की खाद है आपका या वर्मी कंपोस्ट है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ श्री पद्धति के लिए एक तो किसान भाई आपका बीज दर काफ़ी कम लगता है। बीज जो है करीब 6 से 8 किलो बीज लगता है आपका, और जो दूरी है पौधे से पौधे की वो इसकी अपेक्षा बढ़ जाती है। करीब 25 बाई 25 की दूरी पर इसकी पौध लगाते हैं। इसमें ध्यान रखते हैं किसान भाई कि जब नर्सरी इसकी तैयार करते हैं तो जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई लेके और अच्छी खेत की मिट्टी और उसमें गोबर मिला के इसको बेड तैयार कर लेते हैं। और बेड तैयार करने के बाद बीज जो अंकुरित बीज है, अंकुरित बीज को हम उसमें लगा देते हैं और लगाने के बाद किसी हल्के जो बोरे का टुकड़ा होता है गीला करके उसे ढक देते हैं उसको, जिससे कि हमारा बीज को नुकसान न हो और अंकुरण हमारा अच्छी तरह से हो जाए। उसके बाद किसान भाई ध्यान रखें कि जब ये हमारी पौध 10 से 12 दिन की हो जाए, उसमें मैंने 30 से 35 दिन का, जब ये 10 से 12 दिन की पौध हमारी हो जाए, 1 से 2 पत्ती की अवस्था जब आ जाती है, तब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, रोपाई के लिए ले जाते हैं और एक स्थान पर एक पौध लगाते हैं, लाइन से लगाते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है कि कोनो वीडर जो आता है खर के लिए निकालने के लिए, खरपतवार के लिए, उसका प्रयोग करके फिर हम इस खरपतवार को भी खत्म कर सकते हैं। और हमारी जो ध्यान रखे किसान भाई कि इसमें उपज जो है और की अपेक्षा काफी अच्छी उपज आती है। से उपज अच्छी आती है। डॉक्टर साहब, धान की फसल है, पानी भी अधिक चाहिए होता है इसको, तो इस बार कहा जा रहा है कि जैसे मानसून की कुछ कमजोर रहेगा, तो ऐसे में हमारे किसान भाई अगर इस तरह की बात आती है कि मानसून कमजोर होता है, बारिश अच्छी नहीं होती है, तब क्या करें? देखिए किसान भाई, धान अगर आपने किया तो धान में तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी। वही जो जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास पानी के साधन नहीं है तो आप कम समय पकने वाली प्रजाति का ही चयन करें। अच्छा, एक बात ये है कि आपके पास पानी का साधन नहीं है तो आप कम समय में पकने वाली प्रजाति का चयन करें। अगर जुलाई तक बारिश कम हो रही है जुलाई में, तो आप दलहनी फसल की तरफ भी जा सकते हैं, दलहनी और तिलहनी फसल की तरफ भी जा सकते हैं। जो खरीफ की अन्य फसलें हैं, खरीफ की अन्य फसलें, उनको भी चयन कर सकते हैं। और ध्यान रखें किसान भाई इसमें धान में कि जैसे किल्ले निकलने की समय की अवस्था है, बाली के निकलने की अवस्था है, दुग्धावस्था है, फूल निकलने की अवस्था है, कम से कम ये 4 से 5 अवस्थाएं जो हैं, इन अवस्थाओं पर खेत में पानी अवश्य रहे। जी। इसमें खेत में नमी अवश्य रहे, जिससे कि मतलब ये क्रांतिक अवस्थाएं कही जाती है। अगर इसमें पानी नहीं होगा तो हमारा दाना उपज प्रभावित होगा, दाना हमारे सिकुड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखें किसान भाई कि इन अवस्थाओं पर पानी की कमी। डॉक्टर साहब, आपने जैसे श्री पद्धति बताई, इसमें भी तो पानी पानी कम तो आवश्यकता होती है। अगर हाँ किसान भाई श्री पद्धति का चयन करें तो इसमें काफी हद तक अगर मानसून कमजोर रहता है तो बचा जा सकता है। तो इस तरह से इस पद्धति को भी अपना सकते हैं और पैदावार अच्छी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमारी बात थी। अब इसके बाद खरपतवार नियंत्रण की बात आती है, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या कोई यंत्र है, उसके द्वारा करें या किस तरह से करें? देखिए किसान भाई, धान में तो आप लाइन से बुआई कर रहे हैं, लाइन से रोपाई कर रहे हैं, तो आप उस यंत्र आ चुके हैं, कोनो वीडर है, उसके द्वारा मैनुअली खुरपी के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन जहाँ कहीं नहीं किसान भाई कर पा रहा है, वहाँ जो खरपतवार नाशी का प्रयोग है वो करना चाहिए। लेकिन संस्तुत है वो प्रयोग करें। जैसे कि धान में क्या होता है किसान भाई कि ब्यूटाक्लोर है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, आप इसको रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। जी, रोपाई ये इस बात को ध्यान रखें। और अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो उसके लिए क्या नाम है कि 2,4-D सोडियम साल्ट है। 2,4-D सोडियम साल्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं रोपाई के 6 से 7 दिन के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, उर्वरक का प्रबंधन हम किस तरह? ये ब्यूटाक्लोर के अलावा नहीं है तो पेंडिमेथिलीन का भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें कि अगर डायरेक्ट बुआई की है, रोपाई नहीं की है, डायरेक्ट सीडेड किया है बुआई, तो जो 2,4-D सोडियम साल्ट का प्रयोग किसान भाई कम से कम 20 से 25 दिन बाद करें। जी। उर्वरक प्रबंधन की जो बात अभी आपने कही,
किसान भाई, पहले भी मैं बता चुका हूं कि आप उर्वरक का प्रयोग मिट्टी की जांच के अनुसार ही करें। देखिए, आप अत्यधिक या अंधाधुंध जो उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं किसान भाई, उससे हमारी मृदा की उर्वरता शक्ति भी जा रही है, हमारा उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है, हमारी लागत भी ज्यादा होती है। नहीं, सोचते ये है ना डॉक्टर साहब की अच्छी फसल होगी, पैदावार अच्छी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं, ज्यादा से ज्यादा खाना खाने से आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता है। जितना उसको जरूरत है उतना ही संतुलित खाएगा, मात्रा में संतुलित लेना मात्रा। चाहिए। वही हमारी मिट्टी का किसान भाई कि जितना हमारे पौधे को जरूरत है उर्वरक, उतना ही प्रयोग आप करें, अधिक प्रयोग ना करें, उससे नुकसान हो रहा है। तो आप अगर आपने मिट्टी की जांच करा ली हो, अभी भी अगर आपका खेत खाली है, बारिश नहीं हुई है, तो आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं। फिर नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि रक्षा इकाई पर ले जाके आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं। मिट्टी, इसके लिए जो संस्तुत उर्वरक है किसान भाइयों, जो जल्दी पकने वाली प्रजातियों की मैंने आपसे बात कही थी, उसमें 120 किलो नत्रजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास, पूरा नत्रजन, पूरा आधा नत्रजन, पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास रोपाई के समय किसान में प्रयोग करें। शेष जो नत्रजन बच रहा है उसको 2 बार में करें, एक किल्ले निकलते समय किसान भाई, और दूसरी बाली निकलने से पहले की जो अवस्था होती है। इसी तरह जो मध्यम पकने वाले हमारे धान हैं वो 120 किलो, 60 किलो, 60 किलो। डॉक्टर साहब, आपको बीच में ही रोकेंगे, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम खरीफ की जो मुख्य फसल है धान, उसकी पैदावार कैसे अच्छी रख सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, तो डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से ही लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।